नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में हमने एपीओ का क्वेश्चन पेपर लिया है जो कि हाल ही में कंडक्ट हुआ है और देख सकते हैं आप स्क्रीन पे दैट 4 सितंबर 2022 लेटेस्ट पेपर है। समय इसके 2 घंटा मिला है और मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। तो चलिए साथियों आज आपको हम एपीओ साहब बना देते हैं इस पेपर के जरिए। तो तैयार हो जाइए आप एपीओ साहब बनने के लिए। ये जो पेपर देख रहे हैं आप, सहायक कार्मिक अधिकारी 70% एलजीएस समूह 6 के पद पर पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा। इसके इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। उम्मीदवारों को 110 प्रश्नों में से किन्हीं 100 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। The candidate have to answer only 100 question out of 110 question. There is 1 mark for each right answer. उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। आंसर में भी रिटन इन हिंदी और इंग्लिश, और ये आप सभी जानते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। प्रश्न पत्र में किसी दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को ही मान्य माना जाएगा। इंग्लिश वर्जन शैल बी टेकन एज वैलिड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज इन क्वेश्चन पेपर। एक ही रंग काला या नीला के कलम का प्रयोग किया जाएगा। अलग अलग रंग के पेन का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। ब्लू और ब्लैक कलर पेन शुड बी यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन इज प्रोहिबिटेड। एक ही रंग काला या नीला के कलम का प्रयोग किया जाना है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंक नियमानुसार काटे जाएंगे। 1/3 नेगेटिव का प्रावधान इस पेपर में है। तो ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप बी के लिए आप सभी जानते हैं। पोस्ट एपीओ देख सकते हैं। आज प्रश्न नंबर 1, इज गोल्ड पास एडमिसिबल टू एजीएम इन रेलवे। क्या गोल्ड पास अपर महाप्रबंधक को देय है? अब यहां बात करेंगे हम कि पास 3 होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। गोल्ड जिसको आप स्वर्ण बोलते हैं, सिल्वर जिसको आप रजत बोलते हैं, और ब्रॉन्ज जिसको आप कांस्य बोलते हैं हिंदी में। तो ये गोल्ड पास है जो जीएम और जीएम से ऊपर के अधिकारियों यानी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को दिया जाता है गोल्ड पास। सिल्वर है जो एसएजी ग्रेड के अधिकारियों को दिया जाता है, जिसमें आपका कारखाने का सीडब्ल्यूएम और डिवीजन में डीआरएम आ जाते हैं, एसएजी ग्रेड के अधिकारी। तो इनको सिल्वर पास दिया जाता है। अभी जो ब्रॉन्ज पास है ये जेईजी ग्रेड के अधिकारी यानी ग्रुप जो बी के अधिकारी होते हैं, ग्रुप जो बी के अधिकारी हैं उनको ये ब्रॉन्ज पास दिया जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि इज गोल्ड पास एडमिसिबल टू एजीएम इन रेलवे। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जब ये पास जीएम और जीएम से ऊपर के अधिकारियों को मिलता है तो एजीएम साहब तो जीएम साहब से नीचे हो गए, तो ये पास उनको कैसे मिलेगा? तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए आपका उत्तर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा।
नहीं, ऑप्शन बी आएगा नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एस्टेब्लिशमेंट कोड इज डिनोटेड बाय विच अल्फाबेट। स्थापना कोड निम्न में से किस अक्षर द्वारा पहचाना जाता है? एस्टेब्लिशमेंट कोड किस अक्षर के द्वारा पहचाना जाता है? तो यहां दे रखा है ERWA। तो जो एस्टेब्लिशमेंट कोड होता है वो आर के द्वारा पहचाना जाता है, और आर है जो आपके ऑप्शन ख में है या अंग्रेजी में बी में है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, आरबी नंबर 162/2018 रिलेटेड टू आरबीई नंबर जो 162/2018 ये किससे संबंधित है? तो ये चाइल्ड केयर लीव से है, CCL से संबंधित है। ये जो आरबी नंबर है आपका, ये आरबी नंबर चाइल्ड केयर लीव से संबंधित है, चाइल्ड केयर लीव से संबंधित है। ये आपको 730 दिनों की मिलती है चाइल्ड केयर लीव, और ये 1 वर्ष में कम से कम 3 बार ली जा सकती है, और कम से कम 5 दिनों की ये सेक्शन कराई जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा चाइल्ड केयर लीव का बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 है, आरबी नंबर 53/2022 रिलेटेड टू आरबी नंबर 53/2022 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो आरबी नंबर 53/2022 है ये रिलेटेड है आपके प्रमोशन में रिजर्वेशन, जो आपकी पदोन्नति है उसमें जो रिजर्वेशन है उससे संबंधित है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा आपका आरबी नंबर 53/2022 रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी पदोन्नति में आरक्षण। ऑप्शन ए रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इज कवर्ड अंडर विच मास्टर सर्कुलर। रेल कर्मचारियों का निलंबन किस मास्टर सर्कुलर में उपलब्ध है? रेल कर्मचारियों का निलंबन किस मास्टर सर्कुलर में उपलब्ध है? तो सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इज कवर्ड अंडर विच मास्टर सर्कुलर। तो ये मास्टर सर्कुलर है 64। रेल कर्मचारियों को निलंबन किस मास्टर सर्कुलर में उपलब्ध है? तो ये 64 में उपलब्ध है, और जो मास्टर सर्कुलर है 64 है, और ये 64 है जो आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका यहाँ सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, रिकवरी फ्रॉम कंपनसेशन अमाउंट पेड अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट कैन बी मेड और नॉट। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत भुगतान की गई मुआवजे की राशि से वसूली की जा सकती है या नहीं? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत भुगतान की गई मुआवजे की राशि से वसूली की जा सकती है या नहीं? रिकवरी फ्रॉम कंपनसेशन अमाउंट पेड अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट कैन बी मेड फॉर और नॉट। तो ये नोट आ जाएगा, नहीं। नो आपके ऑप्शन बी में है, नहीं। ऑप्शन बी, ये राशि वसूली नहीं जा सकती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, किसी कर्मचारी की अहरक सेवा 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम है तो मृत्यु उपदान डेथ ग्रेजुएटी की दर क्या होगी? What is the death gratuity if qualifying service of an employee is more than 1 year and less than 5 years? Less than 5 years.
तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा 2 times ऑफ मंथली emoluments no, and no admissible. 10 time of monthly elements no, 6 time of monthly elements, 6 time of monthly emoluments, मासिक प्रवृत्तियों का 6 गुना। ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ग्रेजुटी इज एडमिसेबल टू जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ। न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी को सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान का भुगतान स्वीकार्य है। तो आपका आंसर आएगा यस। न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी को सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान का भुगतान स्वीकार्य है, यस। तो यस आपके लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। प्रश्न नंबर 9 है ए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। रेल सुरक्षा आयुक्त किसके अधीन है? रेल सुरक्षा आयुक्त किसके अधीन है? ए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है द रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD इज कॉल्ड। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इज कॉल्ड। तो ये आपके जो आता है ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आता है, ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आता है जिसको हम क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं, PWBD, द पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है what is the quantum of reservation for person with benchmark disabilities PWBD। दिव्यांग व्यक्तियों PWBD के लिए आरक्षण की मात्रा क्या है? तो ये 4% है, ये 4%। पहले आपके ये 3% थी, पहले आपके ये 3% थी, लेकिन अब इसको 4% कर दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 नंबर है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी डन थ्रू टैलेंट स्काउटिंग एंड ओपन एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज द रेशियो परसेंटेज बिटवीन टैलेंट स्काउटिंग एंड ओपन एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट। स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती टैलेंट स्काउटिंग और ओपन विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी। टैलेंट स्काउटिंग और ओपन विज्ञापन भर्ती का अनुपात प्रतिशत कितना है? तो ये आपके पचास नहीं, 50-85 ये भी नहीं है इसमें, 30-70 ये भी नहीं है, 30-70 ये भी नहीं है इसमें। 60-30-60%
तो यहां आंसर आपका साथियों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 50-50 है, ये भी गलत है, और 15 से 85 ये भी गलत है, 30 से 70 ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज द कैटेगरी ए इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप इवेंट्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड इंसेंटिव पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। व्यक्तियों की भर्ती और प्रोत्साहन उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजनों में श्रेणी ए क्या है? तो यह ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ओलंपिक गेम्स होगा साथ, ओलंपिक गेम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14, वाया इंटरव्यू, वाइबा इंटरव्यू इज अलाउड इन सेक्शन फॉर विच कैटेगरी। साक्षात्कार की अनुमति निम्न में से किस चयन के लिए है? लॉ असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो लॉ असिस्टेंट है, विधि सहायक है, उसके लिए साक्षात्कार की अनुमति है। तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर आपका करेक्ट है। 15 नंबर का प्रश्न है, हु इज competent authority for granting age relaxation in talent scouting quota for sports। टैलेंट स्काउटिंग कोटे में आयु में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो यहाँ पे जनरल मैनेजर, रेलवे बोर्ड, डीआरएम, एजीएम। रेलवे बोर्ड यहाँ आपका राइट आंसर है, रेलवे बोर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, ए रिक्वेस्ट टू ग्रांट द बेनिफिट फॉर कंपनसेशन नेट अपॉइंटमेंट कैन बी कंसिडर्ड आफ्टर ए लैप्स ऑफ years for ward of a missing employee and the missing person is not traceable। अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान करने के अनुरोध पर लापता कर्मचारी के लिए 2 वर्ष बीत जाने के बाद विचार किया जा सकता है यदि लापता व्यक्ति का पता नहीं चलता। तो ये 2 वर्ष है, यहाँ 2 वर्ष आपके बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, व्हाट परसेंटेज एज ऑफ टीचिंग अलाउंसेज इज। शिक्षण का जो प्रतिशत है वो क्या है? तो ये 10% है बेसिक पे का, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, 10% ऑफ बेसिक पे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ईयर्स। किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक का वर्षों में अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो ये 8 ईयर्स का होता है साथियों, ये 8 ईयर्स का होता है, ये 8 ईयर्स का होता है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 6वां वेतन आयोग था उसका अध्यक्ष उसके अध्यक्ष का नाम पूछ रहा साथियों। तो जो न्यायाधीश BN श्री कृष्णा थे, वो 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। 6th पे कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो न्यायाधीश BN श्री कृष्णा, जस्टिस BN श्री कृष्णा, ये 6वे के थे। और ये जस्टिस AK माथुर हैं, ये 7वें के हैं। जो जस्टिस AK माथुर हैं, और ये जो AK माथुर हैं ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं, ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं, और ये 7वें वेतन आयोग में ये अध्यक्ष थे, AK माथुर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जस्टिस BN श्री कृष्णा।
हु वाज द चेयरमैन ऑफ 6 पे कमीशन, तो ये आपके जस्टिस BN श्री कृष्णा, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, फॉर रनिंग स्टाफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक पे प्लस 55% ऑफ बेसिक पे। रनिंग स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति लाभों की गणना मूल वेतन प्लस मूल वेतन के 55% पर की जाएगी। तो ये सत्य है, 55% सत्य है, ट्रुथ है, ये 55% ट्रुथ है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ए आंसर यहाँ 20 में ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है साथियों, व्हाट इज द शेलिंग्स ऑफ बेसिक पे इन रुपीज फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीमा क्या है? नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीमा क्या है? 40,500, 41,500, 45,500, 43,600। तो ये 43,600 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 22 है, फैक्ट्री एक्ट के तहत कितनी महिलाओं के होने पर शिशु गृह का प्रावधान किया जाना है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज फॉर द प्रोविजंस ऑफ क्रीचेज अंडर फैक्ट्री एक्ट? तो ये 30 महिलाओं से अधिक होने पर, 30 महिलाओं से अधिक होने पर, मोर देन 30 वुमेन, 30 महिलाओं से अधिक होने पर, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। यहाँ मैं सारा ही बता देता हूँ साथियों, यदि फैक्ट्री एक्ट में 30 महिलाएं हैं तो ये पालनागर की शिशु गृह बोल सकते हैं, शिशु गृह बोलिए या पालनागर बोलिए। ये 30 महिलाओं से अधिक होने पर पालनागर की व्यवस्था होती है, और 150 कर्मचारी होने पर फर्स्ट एड बॉक्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट एड बॉक्स लागू हो जाता है 150 की, यदि किसी शॉप में या किसी कारखाने में 150 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। और 250 आदमियों पे कैंटीन की व्यवस्था होती है, 250 आदमियों पर कैंटीन की व्यवस्था होती है, और 500 आदमियों पर आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है, 500 पर ही डिस्पेंसरी होती है, और 500 पर ही एम्बुलेंस होती है, और 500 पर ही डॉक्टर, यानी डॉक्टर बोलिए या डिस्पेंसरी बोलिए एक ही बात है। और 1000 आदमियों पर 1000 आदमियों पर आपका CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त होता है, यानी चीफ सेफ्टी ऑफिसर बैठेगा, चीफ सेफ्टी ऑफिसर 1000 पे। तो 30 महिलाओं पे यहाँ पालनागर की ऐसी सुगृह की व्यवस्था, 150 पे फर्स्ट एड बॉक्स, 250 पे कैंटीन, 500 पे एम्बुलेंस, 500 पे डॉक्टर, 500 पे वेलफेयर इंस्पेक्टर की नियुक्ति, और 500 पे ही डिस्पेंसरी होती है, और 1000 पे CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर होता है। तो यहाँ चलिए 22 में आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ कैंटीन अंडर फैक्ट्री एक्ट? तो फैक्ट्री एक्ट के तहत कितने कर्मचारियों के होने पर कैंटीन का प्रावधान है? तो ये 250 से अधिक कर्मचारी होने पर आपके फैक्ट्री यानी कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका 23 में डी हो जाएगा। और ये जो 150 है, ये 150 पे फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होती है। तो चलिए यहाँ आंसर आपका डी हो जाएगा, कैंटीन की व्यवस्था 250 पे होती है। प्रश्न नंबर 24 है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफिसर अंडर फैक्ट्री एक्ट?
जो वेलफेयर ऑफिसर है यानी फैक्ट्री एक्ट के तहत कितने कर्मचारियों के होने पर कल्याण अधिकारी का प्रावधान है, तो ये कल्याण अधिकारी 500 पे बैठता है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ सही है। मोर देन 500 वर्कर्स पर वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है। WLI 500 आदमियों पर होता है और 500 आदमियों पे ही डिस्पेंसरी होती है और 500 आदमियों पर ही 500 वर्कर्स पे ही डॉक्टर होता है और 500 पर ही एम्बुलेंस होती है। 500 पर ही एम्बुलेंस होती है, ये आप ध्यान रखें। और 1000 पे CSO की नियुक्ति होती है, चीफ सेफ्टी ऑफिसर। और 30 पे क्या होता है, 30 महिलाओं पे पालनागर या शिशुगृह की व्यवस्था होती है। तो यहाँ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए पूछा था, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, प्लीज सेलेक्ट राइट ऑप्शन रिगार्डिंग रिप्रिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन एन इलीगल स्ट्राइक। गैर कानूनी हड़ताल में शामिल होने पर क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? ही विल लूज, चले हिंदी में देख लेते हैं। वह उस अवधि के लिए अनुपातिक मजदूरी खो देगा जब वो काम से अनुपस्थित रहेगा। राइट। उनकी सेवा भंग होगी। राइट। वह हड़ताल के दिन तक अर्जित सभी अवकाश को जब्त कर लेगा। राइट। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। राइट। एंड डी ऑप्शन यहाँ 25 में आपका करेक्ट है। ही विल लूज proportionate wages for the period he remains absent from work. Right. There will be break in his service. Right. He will forfeit all leave earned up to the day of a strike. Right. All of the above are correct. Right. तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बिलोंग टू विच ईयर? जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बिलोंग टू विच ईयर, यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष से संबंध है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये कैट की बात कर एक्ट, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ये अपन बात करें CAT कैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बिलोंग टू विच ईयर? प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये 1 नवंबर 1985, इस हिसाब से 1985 ठीक है। 1985 यहाँ आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए 1985। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बिलोंग टू विच ईयर? तो ये 1985, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 27 है, RTI एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ। सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है RTI ये 15 जून 2005 को ये संसद में पास हुआ था, और 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था। RTI एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रशासन के जो दफ्तर हैं, सरकारी कार्यालय में है, उनके कार्यों में पारदर्शिता आए और जनता के काम तय सीमा समय पर हों, और एक उनके कामों की एक तय समय सीमा सारणी हो कि इतने दिन के अंदर वो कार्य हो जाएंगे, उनकी एक लिमिट हो, तय सीमा हो। तो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए या भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता के लिए RTI एक्ट की जरूरत पड़ी। RTI एक्ट संसद में 15 जून 2005 को पास हो गया था और ये 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। तो ये वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं है। यह है वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर पर RTI एक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और RTI एक्ट की अगर आप देखें कंडक्ट रूल
रेलवे के जो कंडक्टर रूल हैं 1966, उनमें जो कंडक्टर रूल 11 है तो वो आरटीआई से रिलेटेड है। जो कंडक्टर रूल 11 है, आप रेलवे कंडक्टर रूल 1966 पढ़ते होंगे, तो उसमें जो रूल नंबर 11 है वो आरटीआई से रिलेटेड है। तो यहाँ ऑप्शन आपके 27 में ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी के तहत नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल इन जेसीएम? चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल इन जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यहां बात करें तो संयुक्त वार्ता तंत्र, तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जेसीएम के ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, संयुक्त वार्ता तंत्र, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। आपका 28 में ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड होता है, चेयरमैन रेल बोर्ड होता है, ये प्रेम का होता है, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये जेसीएम के होते हैं। तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, मैं एक आपका जो प्रेम है और एक आपका पीएनएम है और एक आपका जेसीएम है, इन तीनों टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी प्रेम के पूछ लिया जाता है, कभी पीएनएम का पूछ लिया जाता है, कभी जेसीएम का पूछ लिया जाता है, और इनकी जो बैठकें हैं डिवीजन लेवल पर, जोनल लेवल पर, रेलवे बोर्ड लेवल पर, वो भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, और इनके जो चेयरमैन हैं वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इनसे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं और ये हर प्रश्न पत्र में देखे गए हैं। तो चलिए, यहाँ 28 में आपका कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए स्टाफ काउंसिल किस संगठन में गठित किया जाता है? स्टाफ काउंसिल फंक्शंस इन विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये आपके प्रोडक्शन यूनिट, उत्पादन इकाइयां, प्रोडक्शन यूनिट, उत्पादन इकाइयां। ऑप्शन ए, स्टाफ काउंसिल फंक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ऑप्शन ए प्रोडक्शन यूनिट, यानी औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए स्टाफ काउंसिल किस संगठन से गठित किया जाता है? तो ये प्रोडक्शन यूनिट से गठित किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, रेल कर्मियों के दिव्यांगजन बच्चों को बाल शिक्षा भत्ता कितना दिया जाता है? तो ये सामान्य दर से 2 गुना दिया जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन की बात हो रही है साथियों यहाँ। तो होता क्या है कि जैसे 1 महीने का 2250 रुपए जो आपका है, जिसको बोलते हैं आप CEA, ये सामान्य बच्चे के लिए 2250 रुपए पर मंथ है। ये पर मंथ है, सामान्य बच्चे के लिए है जो पर मंथ है। जैसे ये 2250 है तो इसके लिए विकलांग के लिए ये 4500 रुपए हो जाएगा। पर मंथ की बात कर रहे हैं साथियों अपने यहाँ, पर मंथ की। और ये होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये 2250 रुपए पर मंथ है सामान्य बच्चे के लिए, लेकिन विकलांग बच्चे के लिए ये डबल हो जाएगा, 4500 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार हम साल की बात करें तो आप 2250 को 12 से इंटू कर सकते हैं। तो ये 12 से इंटू करेंगे तो 0, और ये 60 6, और ये 30 3, और 27,000। तो ये एक बच्चे के लिए 27,000 रुपए
सी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 27,000 एक बच्चे के लिए, सामान्य बच्चे के लिए है ये। और यदि हम विकलांग की बात करें तो विकलांग के लिए ये डबल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, तो ये एक बच्चे के लिए 54,000 हो जाएगा। अब यहाँ सामान्य 2 बच्चों तक मिलता है, तो 2 बच्चों को ये सबसे बड़े 2 बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, सबसे 2 बड़े बच्चों के लिए होता है, तो ये 2 बच्चों के लिए 54,000 हो जाएगा। और यदि दोनों बच्चे विकलांग हैं तो इधर 1,08,000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो सामान्य बच्चे से जो विकलांग बच्चे को डबल CEA मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो डबल हो जाता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा डबल द नॉर्मल रेट ऑफ CEA, सामान्य दर का 2 गुना। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 है, अभी पश्चिमी मध्य रेल के मुख्य राजभाषा अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे पश्चिमी मध्य रेल के मुख्य राजभाषा अधिकारी, तो ये जो वहां पर काम कर रहे हैं रेल साथी, या जो वहां नौकरी कर रहे हैं रेल साथी, वो इसको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। वैसे हमारे हिसाब से हमने यहाँ ऑप्शन जो सी है, श्री शोभन चौधरी, सुमन चौधरी, शोभा चौधरी, श्री शोभा चौधरी AGM, शोभा चौधरी AGM, यहाँ सी लिया है। लेकिन फिर भी ये जो साथी वहाँ पश्चिमी मध्य रेल में जो वहाँ नौकरी करते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कि वहाँ जो रेल के मुख्य राजभाषा अधिकारी कौन है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ हमने हमारे हिसाब से सी ऑप्शन लिया है। प्रश्न नंबर 32 है, महिलाओं का कार्य स्थल में यौन उत्पीड़न रोकथाम पर के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE संख्या है। तो यहाँ RB लेटर जो रिलेटेड है वो पूछ लिया है। तो यहाँ 32 में आपका जो आंसर होगा वो होगा 148/1998, यानी 148/1998। इस हिसाब से आपका यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 32 में ए। अनुशासन एवं अपील नियम में एक तरफा जांच किस नियम के तहत होता है? एक्स पार्टी इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड अंडर विच रूल इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है 9, 23, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 34 है, सेवानिवृत्ति के उपरांत डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत पेंशन कटौती के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? Who is the competent authority for cut in pension after superannuation for railway officials under discipline and appeal rules 1 अक्टूबर 1968? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। सेवानिवृत्ति के उपरांत डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत पेंशन कटौती के लिए सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट साहब, ऑप्शन ए। 35 है, एब्रीविएशन का प्रश्न है साथियों, IRTMTC स्टैंड फॉर, यानी कि IRTMTC का विस्तार रूप लिखो। तो आई से हो जाएगा आपका इंडियन, आर से हो जाएगा रेलवेज, टी से हो जाएगा ट्रैक, एम से हो जाएगा मशीन्स, और टी से हो जाएगा ट्रेनिंग, और सी से हो जाएगा सेंटर। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, इंडियन रेलवेज ट्रैक मशीन्स ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग का क्या नाम था? What was the name of राजभाषा आयोग इन 1955? तो ये आयोग 7 जून
7 जून 1955 में बना था और इसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। तो बीजी खेर थे यानी बाल गंगाधर खेर थे, तो इसका नाम भी खैर आयोग है। तो यहाँ ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए खैर आयोग। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय तैयार करता है। राजभाषा का जो वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है वो गृह मंत्रालय तैयार करता है। तो यहाँ 37 में ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, एनुअल प्रोग्राम एवरी ईयर फॉर राजभाषा इम्प्लीमेशन। तो यहाँ आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय करता है। प्रश्न नंबर 38 है साथियों, किस राजभाषा क्षेत्र में पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? पास पीटीओ कैन बी मेड इन इंग्लिश इन विच राजभाषा टेरिटरी? तो ये आपके गै क्षेत्र में, यानी राजभाषा के 3 क्षेत्र हैं, कै, ख व गै। तो ये जो आंसर आएगा वो गै क्षेत्र के लिए आएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वही चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। तो ये माननीय सम्मान्य आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। सुपरहिट प्रश्न है ये 39। और जो चलिए 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, हाउ मेनी आरआरबी कैटर टू WCR? पश्चिमी मध्य रेलवे में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? पश्चिमी मध्य रेलवे में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड संबंध हैं? हाउ मेनी आरआरबी कैटर टू WCR पश्चिमी मध्य रेलवे में। तो वहां आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। 40 में ए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत निम्न में से कौन कागजात आते हैं? तो द्विभाषा में होना आवश्यक है। संविदा, करार, लाइसेंस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ संविदा भी आता है, द्विभाषी होना चाहिए, ये करार भी आता है, लाइसेंस भी आता है, उपरोक्त सभी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 ये 10 मई 1963 को बना था। और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हो गया था। तो यहाँ ऑप्शन डी 1967 अमेंडेड हो गया था ये। तो चलिए यहाँ जो 42 में आएगा वो डी आंसर आपका करेक्ट है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार उड़ीसा किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार उड़ीसा किस क्षेत्र में आता है? उड़ीसा कम्स अंडर विच राजभाषा टेरिटरी अंडर राजभाषा नियम 1976? तो ये उड़ीसा है जो आपके सी क्षेत्र में आएगा, क्योंकि जो ख क्षेत्र है उसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह आते हैं। तो उसमें तो ये बी क्षेत्र में आएगा नहीं। क में आपके दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, MP, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल ये आते हैं। तो उड़ीसा उसमें भी नहीं आएगा, तो ये सी क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ सी क्षेत्र आपका सही है। 43 में सी आंसर और सी क्षेत्र दोनों ही सी, यानी 43 में आपका सी क्षेत्र आ जाएगा। सी रीजन जिसको बोलते हैं, गै क्षेत्र सी रीजन। 44 है, किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? तो हिंदी में जो प्रवीणता की परिभाषा दी गई, अंडर विच रूल प्रोफेंसी इन हिंदी हैज बीन डिफाइंड?
यानी किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? तो ये नियम नंबर 9 में दी गई है। ऑप्शन 44 में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 45 है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा जो अधिनियम था वो मैंने अभी बताया 10 मई 1963 को पारित हुआ था, और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ था। 45 में ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट है, 10 मई 1963। प्रश्न नंबर 46 है, व्हाट इज द लीव रिजर्व परसेंटेज ऑफ रनिंग स्टाफ? रनिंग स्टाफ के लिए लीव रिजर्व की प्रतिशत क्या निर्धारित है? तो उसके लिए साथियों बैटरी ने धोखा दे दिया है। व्हाट इज द लीव रिजर्व परसेंटेज ऑफ रनिंग स्टाफ? रनिंग स्टाफ के लिए लीव रिजर्व की प्रतिशत क्या निर्धारित है? तो ये आपके 15% है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 है, क्लेरिकल स्टाफ इन वर्कशॉप इज कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स अंडर फैक्ट्री एक्ट। क्या वर्कशॉप में फैक्ट्री एक्ट के तहत लिपिकीय स्टाफ वर्कर की परिभाषा में आता है? नहीं। ऑप्शन बी, लिपिकीय स्टाफ आता है जो वर्कर की श्रेणी में नहीं आता है। 47 बी। पश्चिमी मध्य रेलवे में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड संबंध है? तो ये एक है। ऑप्शन ए। व्हाट इज द रेट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस? फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की दर क्या है? तो यह है 1000 रुपए। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 है, SBF स्कीम इज फंक्शनल ऑन इंडियन रेलवे सिंस। भारतीय रेलवे में स्टाफ बेनिफिट फंड कब लागू हुआ? तो ये मैंने कई बार कई वीडियो में बताया है। ये 1931 में रेलवे में आया था, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड। और इसकी जो अंशदान की जो राशि पहले 500 रुपए थी, उसको बढ़ा करके अब 800 रुपए कर दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखें। तो ये 50% तक हमने कर लिया है साथियों। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से 110 तक करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।